गुप्तोत्तर काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। तो आइए शुरुआत करते हैं गुप्तोत्तर काल के बारे में। गुप्तोत्तर काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद यानी 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच आया। इस अवधि में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया। भारतीय संस्कृति, कला, साहित्य और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इस काल को आमतौर पर प्रारंभिक मध्यकाल के रूप में भी जाना जाता है। गुप्तोत्तर काल के प्रमुख राजाओं का जो उदय हुआ उनमें से थे पुष्यभूति वंश। प्रमुख वंशों का जो उदय हुआ उनमें से थे पुष्यभूत वंश, मित्रक वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट। इन जैसे राजाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। इस समय भारत के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में कई शक्तिशाली साम्राज्य विकसित हुए। आइए इन प्रमुख राज्यों और घटनाओं को विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, यह वंश हरियाणा के थानेश्वर में उभरा। इसका सबसे महत्वपूर्ण राजा था हर्षवर्धन, जो कि 606 से 647 ईस्वी तक था, जिसने उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थानांतरित की और अपने शासनकाल में एक मजबूत प्रशासनिक प्रणाली विकसित की। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई। उसके दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग आया था, जिसने भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का भी विस्तार से वर्णन किया। हर्ष के शासनकाल के बाद पुष्यभूत वंश का पतन हो गया और कन्नौज क्षेत्र में प्रतिहारों का शासन शुरू हुआ। अब है पाल वंश। दूसरा महत्वपूर्ण वंश है गुप्तोत्तर काल का है पाल वंश। पाल वंश का उदय 8वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में हुआ। इसका संस्थापक जो था, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसे स्थानीय सामंतों द्वारा राजा बनाया गया था। पाल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था वो था धर्मपाल और देवपाल। धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उत्तरी भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। महत्वपूर्ण है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल शासकों के द्वारा की गई थी। ये जो विश्वविद्यालय थे केंद्र बौद्ध अध्ययन और शिक्षा के महान स्थल बन गए। पाल साम्राज्य का पतन धीरे धीरे प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साथ संघर्षों के कारण हो गया। अगला जो महत्वपूर्ण वंश था वो था प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश का शासन 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और राजस्थान के क्षेत्रों में था। पाल वंश का जो संस्थापक था नागभट्ट प्रथम पाल वंश का संस्थापक था, जिसने अरबों के आक्रमणों की सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। ये पाल वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम जो था वो प्रतिहार वंश का संस्थापक था। प्रतिहार वंश 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और राजस्थान के क्षेत्रों में था। प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज जो था वो प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार जमाया और उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बना। प्रतिहारों का शासनकाल भारतीय कला और संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। इस दौरान मंदिर स्थापत्य का विकास हुआ। विशेषकर खजुराहो का जो मंदिर बना है वो प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा ही बनवाया गया है। प्रतिहार वंश का पतन अंततः राष्ट्रकूटों और पालों के साथ लंबे संघर्षों और अंदरूनी कलह के कारण हुआ। अगला शासन था राष्ट्रकूट वंश का। राष्ट्रकूट वंश का उदय 8वीं शताब्दी से दक्षिण भारत में दक्कन क्षेत्र में हुआ। इसका राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूटों ने दक्षिण और उत्तरी भारत के बीच राजनैतिक संतुलन बनाए रखा। उन्होंने कई बार कन्नौज पर आक्रमण किया और पाल और प्रतिहार वंशों के साथ संघर्ष किया। कृष्ण प्रथम और अमोघ वर्ष प्रथम जैसे राष्ट्रकूट शासकों ने दक्षिण भारत की राजनीति और संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्रकूट के काल में एलोरा की गुफा विशेष रूप से कैलाश मंदिर जैसी अद्वितीय वास्तुकला का निर्माण हुआ। इसके पश्चात आता है चालुक्य वंश का केंद्र वर्तमान कर्नाटक क्षेत्र में था। यह वंश मुख्य रूप से 2 शाखाओं में विभाजित था, बादामी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। चालुक्य वंश 2 शाखाओं में विभाजित था, एक था बादामी चालुक्य, दूसरा था कल्याणी चालुक्य।
चालुक्य वंश के सबसे प्रमुख शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार दिया और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर हराया था। चालुक्य शासकों ने भारतीय कला और स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बादामी, पट्टदकल और ऐहोल में उनकी स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। चालुक्य वंश के पश्चात आते हैं पल्लव वंश और चोल वंश। दक्षिण भारत में पल्लव वंश 4वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक का है। पल्लवों का प्रमुख केंद्र था कांचीपुरम जो था पल्लवों का प्रमुख केंद्र था। उनके काल में मंदिर स्थापत्य कला का विकास हुआ। महाबलीपुरम में पल्लवों द्वारा बनाए गए मंदिर ये जो थे विश्व धरोहर स्थल हैं। चोल वंश का उत्कर्ष 9वीं शताब्दी के बाद हुआ। राजा राज प्रथम और राजेंद्र चोल जैसे शासकों ने दक्षिण भारत के अलावा श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी सत्ता का विस्तार किया। चोलों के जो शासनकाल में तंजावुर और गंगईकोंडा चोलपुरम में भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। चोल वंश का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। गुप्तोत्तर काल का अगर हम एक सारांश में देखें कि गुप्तोत्तर काल का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किस रूप में हुआ, तो गुप्तोत्तर काल में भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के बीच संघर्ष भी देखा गया, जबकि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक रूप भी दिखाई देने लगे। गुप्तोत्तर काल की अवधि में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। बाणभट्ट, दंडी, सुबुध जैसे विद्वानों ने संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया। स्थापत्य कला में मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ। यह काल भारतीय कला के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। निष्कर्ष ये निकलता है कि गुप्तोत्तर काल भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास का समय था। इस काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिसने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इस युग ने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास की दिशा में नए सिरे से आकार दिया, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण था। इस प्रकार से गुप्तोत्तर काल की समाप्ति होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के अगले वीडियो में हम आगे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।